हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने पेन और उसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि पेन क्या होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कैसे पेन किस किस टाइप के पेन होते हैं, पेन की डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज को पेन की जो टॉपिक था हमारा उसको कंप्लीट करते हैं आज की क्लास के अंदर। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अब तक की क्लास में हमने देखा कि पेन क्या होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, किस कौन कौन से इसके कॉज हैं, पेन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि टाइप ऑफ पेन की कितने प्रकार का पेन होता है। ठीक है। कि किस टाइप के पेन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको डायग्नोस किया जाता है, किस प्रकार के डिसऑर्डर के अंदर किस प्रकार का पेन होता है वो हमने देखा। ठीक है। आज की क्लास में हम देखते हैं स्टूडेंट्स की असेसमेंट ऑफ पेन। ठीक है। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ पेन, कि पेन का असेसमेंट कैसे करना है। ठीक है। तो जब भी आप किसी पेशेंट को असिस्ट करने जा रहे हो या पेन का असेसमेंट करने जा रहे हो तो आस्क अबाउट द पेन। हम क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल हो उसको हम पूछेंगे कि भाई आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जब हम पेशेंट से पूछ रहे हैं अबाउट द पेन, पेन के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पेन की कौन कौन सी चीज़ें जिनके बारे में पूछना है। तो पहली है चीज़ कि लोकेशन क्या है। ठीक है। कि किस जगह आपको पेन हो रहा है। ठीक है। क्योंकि लोकेशन, पेन की लोकेशन। ठीक है। लोकेशन ऑफ पेन, लोकेशन ऑफ पेन। स्टूडेंट्स, लोकेशन ऑफ पेन के अकॉर्डिंग आप ये डिटरमाइन करते हो, या एक मतलब बोलते हैं ना ऊपरी ऊपरी आइडिया लगाते हो आप उससे कि किस तरह का पेन है और किस वजह से हो सकता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोकेशन पूछेंगे कि भैया आपको कहाँ पर पेन हो रहा है, नी जॉइंट है, हेडेक हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, एब्डोमिनल एक हो रहा है। ठीक है। जेनेटल एरिया का पेन है। ठीक है। लेग्स में पेन हो रहा है। ठीक है। कौन सी साइड में पेन है, बैक एक है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पेशेंट से लोकेशन पूछेंगे कि भैया आपको कहाँ पर पर्टिकुलरली पेन हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई हमें ये कहे कि मेरे राइट अपर क्वाड्रेंट में, अपन क्वाड्रेंट के अंदर अगर पेन बता रहा है, तो स्टूडेंट्स आप क्या मतलब आइडेंटिफाई करना चाहोगे, या फिर आप इस स्टेटमेंट से आपको कोई पेशेंट आता है और वो आपको कहता है कि मेरे राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन हो रहा है, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे या किस तरीके से उसको बताओगे। ठीक है। कि राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर अगर पेन हो रहा है तो डेफिनेट है कि वो हो सकता है लीवर का हो, लीवर इन्फ्लामेशन ठीक है। हो सकता है कि पेशेंट को लीवर इन्फ्लामेशन हो सकता है कि गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये है, इससे ये पता लगा अपने को कि अगर हमें पेशेंट बताता है कि लोकेशन ऑफ पेन। ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, लोकेशन ऑफ पेन का। ठीक है। लोकेशन ऑफ पेन का दूसरा एग्जांपल है, पेशेंट अगर आपको ये कहे कि मेरे को राइट लोअर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट और राइट इलियक फोसा के अंदर अगर पेन हो रहा है पेशेंट को, तो डेफिनेट है या फिर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं उस पेशेंट को। ठीक है। सस्पेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेट तो हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हमने प्रॉपरली जो एक्चुअल डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स हैं, डायग्नोस्टिक जो टूल्स होते हैं उनका हमने यूज नहीं किया है। ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक हिस्ट्री के थ्रू, पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू हम पूछ लेंगे कि लोकेशन क्या है। अगर पेशेंट बताता है कि मेरे राइट लोअर क्वाड्रेंट है और राइट इलियक फोसा के अंदर अगर पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो सकता है कि आपके पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो। तो ये क्या है, ये एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि पेन की लोकेशन का पता करना जरूरी क्यों है। ठीक है। तो दूसरा अपना आता है, दूसरा पॉइंट आता है पेन के बारे में, टाइमिंग ऑफ पेन। टाइमिंग ऑफ पेन, कि कितने समय से पेन हो रहा है, कितने समय से पेन हो रहा है। जैसे अब मान लीजिए गॉल ब्लैडर स्टोन है तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर काफ़ी दिनों तक पेन रहता है। ठीक है। खाना खाने के साथ बढ़ जाएगा। ठीक है। लीवर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है, हेपेटाइटिस की कंडीशन है तो सिचुएशन के अंदर है
कंटिन्यूसली आपको पेन होगा, तो वो क्या होगा, टाइमिंग, कि कितने दिन से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है पेन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसमें बात करेंगे तो देखेंगे सीवियरिटी, सीवियरिटी ऑफ पेन, की भाई कितना सीवियर है ये पेन, जो पेन हो रहा है वो कितना सीवियर हुआ है। ठीक है, उसकी सीवियरिटी की भाई आप टॉलरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हल्का फुल्का टॉलरेट कर सकते हो या बहुत ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, अगर मान लीजिए पेशेंट बोलता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो डेफिनेट है कि अगर वो आपके पास आया है तो वो पेन काफ़ी सीवियर ही है। क्योंकि लोग आजकल की अपनी इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडियन जो पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हल्के फुल्के पेन को तो अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, वो वैसे ही नॉर्मल फार्मेसी की दुकानों से ना एनाल्जेसिक खरीद करके अपना काम चलाते रहते हैं। लेकिन जब वो फार्मेसी की दवाइयाँ उन पे काम करना बंद कर देती है, तब हमारे पास आते हैं। तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, किडनी एनाल्जेसिक खा खा के किडनी है वो खराब हो चुकी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीवियरिटी ऑफ पेन है उसके बारे में हमें क्या करना है, पता करना है कि किस तरह का पेन है, टॉलरेबल है कि नॉन टॉलरेबल है। ठीक है, कि पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, इनटॉलरेट हो रहा है पेशेंट के। तो आपके साथ हमें पूछना है पेशेंट को कि एग्रीवेटिंग क्या है। ठीक है, एग्रीवेटिंग ऑफ पेन, एग्रीवेटिंग ऑफ पेन का मतलब है कि भाई किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये पेन बढ़ता है। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, सांस लेता हूँ तब या सांस छोड़ रहा हूँ तब। ठीक है, जब कुछ एक्टिविटी करता हूँ तब पेन हो रहा है, जब मैं झुक रहा हूँ तब मुझे पेन हो रहा है। ठीक है, जब मैं चलता हूँ या दौड़ता हूँ उस समय पेन हो रहा है। तो हमें ये फैक्टर्स का पता लगाना है कि किस तरह का या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है पर्सिपिटेटिंग फैक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पर्सिपिटेटिंग फैक्टर्स, पर्सिपिटेटिंग फैक्टर्स की अगर आप बात करो तो वो सारे फैक्टर्स जो पेन को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज पेन की, ऐसे कौन कौन से काम है जो करने पे आपका पेन है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट हमें देखना है रिलीविंग मीजर्स, रिलीफ मीजर्स, रिलीफ मीजर्स की अगर आप बात करो, रिलीफ मीजर्स की अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप बात करो, ठीक है, तो रिलीफ मीजर्स की स्टूडेंट्स आप जब भी बात करोगे तो हमें पेशेंट से ये पूछना है कि भैया आप क्या ऐसा क्या करते हो कि आपका पेन कम हो जाए। आप आराम करने लग जाते हो, लेट जाते हो, बैठ जाते हो। ठीक है, आप खाना कम खाते हो, उसको खाना अवॉइड कर रहे हो। तो वो ऐसा कौन कौन से मेजर्स हैं, या कोई एनाल्जेसिक ले रहे हो आप। ठीक है, तो उन तरीके के बारे में हमें क्या करना है, पेशेंट से हमें क्या करना है, हिस्ट्री लेनी है, ताकि हमें पता चल सके कि भाई जो पेशेंट है वो किस तरीके से अपने पेन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ताकि ये जो सारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में देखो लोकेशन है, टाइमिंग है, सीवियरिटी ऑफ पेन है, ठीक है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, पर्सिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, और रिलीविंग मेजर्स हैं। ये सारे हमारे एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी हेल्प करते हैं। कब हेल्प करते हैं ये सारी हिस्ट्री, ये करेंगी जब हम पेन का एक्चुअल मैनेजमेंट करने जाते हैं। तब ये सारे फैक्टर्स, यहाँ से जो भी डिटेल्स हमने गेन करी है वो सारी डिटेल्स अभी हमारे लिए क्या करेगी, वो एक रो डाटा का काम करेगी। रो डाटा का काम करके हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी चीज़ें निकाल करके अपने मैनेजमेंट में ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये है वो सारे फैक्टर्स की जो भी हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, उस समय में पेशेंट से पूछ नहीं कि जो पेन है वो किस तरह का है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि असेसमेंट ऑफ पेन इन ओल्डर पेशेंट। तो जो बूढ़े लोग होते हैं या जो 50 या 60 अराउंड के चले एज के अराउंड होते हैं, उनके अंदर पेन का जो असेसमेंट है वो करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो, एडल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको अच्छे से हिस्ट्री नहीं देते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी ओल्ड एज पेशेंट के पास जाओगे तो या तो वो इरिटेट हो जाता है, हॉस्पिटल में आने के बाद वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इरिटेट, चिड़चिड़ा सा भाव हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, पेशेंट से अच्छे से कम्युनिकेट करके, हमें ओल्डर पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके हमें क्या करना है, हमें अच्छे से अच्छे उसकी हिस्ट्री है, जो हमें पेन से रिलेटेड जो भी उसकी डिटेल्स है वो हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो अब जो बूढ़े लोग होते हैं या ओल्डर एज के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर पेन का असेसमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे। उनके अंदर नॉर्मली क्या होगा, स्लिप डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, जब उनको रात को, जैसे मान लीजिए उनको अगर पेन हो रहा है तो उनको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे आकर के कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो एक कारण हो सकता है कि पेशेंट को बॉडी पेन भी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसऑर्डर की वजह से चाहे पेशेंट को पेन हो रहा होगा, तो वो भी एक हमारा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, स्लिप डिस्टर्बेंस, पेशेंट को स्लिप डिस्टर्बेंस हो सकता है। चेंजिंग इन गेट,
चेंजिंग इन गेट का मतलब है कि पेशेंट के चलने फिरने में पेशेंट को दिक्कत होगी, या पेशेंट है वो बैलेंस नहीं बना पा रहा होगा, ठीक है, लड़खड़ा करके चल रहा होगा। तो वो हिस्ट्री हमें पता करनी है। उस हिस्ट्री को पता करने के लिए हम जैसे पेशेंट को बोलेंगे कि आप यहाँ से 2 कदम चल के दिखाओ, तो अगर उसको पेन होगा तो वो चल नहीं पाएगा, और चलेगा अगर मान लीजिए वो टॉलरेट करके भी, पेन को टॉलरेट करके भी हमें चल के दिखाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हल्का फुल्का उसके अंदर पेन है वो, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को लेग्स के अंदर पेन है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर पेन है तो उसको चलने फिरने में दिक्कत होगी, कोई भी इंसान बता सकता है, ठीक है, कोई भी इंसान उसको देख के बता सकता है कि हाँ इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चेंजिंग इन गेट। नेक्स्ट होगा मोबिलिटी। मोबिलिटी में आप देखोगे स्टूडेंट्स की जब भी किसी इंडिविजुअल को या ओल्डर एज के पेशेंट्स के अंदर जब भी पेन वगैरह की कंप्लेन होती है, तो वो क्या कर देते हैं, मोबिलिटी कम कर देते हैं, ठीक है। अपना हाथ मान लीजिए किसी के हैंड्स या शोल्डर में पेन है, घुटनों में पेन है, तो वो क्या करना, चलना फिरना या हाथों के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज सोशलाइजेशन। डिक्रीज सोशलाइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि ये लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इनको पेन होने लग जाता है, तो ये जो सोशल लाइफ है, सोशल हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसे कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। कट ऑफ होने इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। नॉर्मली आप देखोगे कि 30 से लेकर के 60 तक की एज के अंदर जो भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा, वो अपनी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहते हैं। लेकिन जैसे ही 60 के पार चले जाते हैं, बॉडी है वो पेन वगैरह शुरू हो जाते हैं, एज रिलेटेड फैक्टर्स हैं, एज रिलेटेड चेंजेस जो आने शुरू हो जाते हैं, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, सोशलाइजेशन से कटना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेशन, ठीक है। पेन की वजह से हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास बैठे रहते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं, ठीक है, काफ़ी लो फील करते हैं। तो ये सारे असेसमेंट के तरीके हैं किसी ओल्डर पेशेंट के अंदर, कि किसी ओल्डर पेशेंट के अंदर क्या करेंगे कि भाई हमें किस तरीके से हमें पेन का मैनेजमेंट करना है, वो सारा हम देखेंगे इस तरीके से। जो मैंने सारे तरीके जो आपको बताए हैं कि स्लिप डिस्टर्बेंस है कि नहीं है पेशेंट के अंदर, पेशेंट के चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मोबिलिटी में पेशेंट क्या चल फिर पा रहा है, हाथ उठा लेता है, सारे काम कर रहा है खुद, उससे पता लगा सकते हैं। डिक्रीज सोशलाइजेशन, सोशल लाइफ के अंदर वो कैसा इन्वॉल्व हो रहा है। और डिप्रेशन, डिप्रेशन तो आपको पेशेंट के फेस पे दिखना शुरू हो जाता है, उसकी बातों से पता लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ पेन इन ए कॉग्नेट इन ए पेशेंट विथ इन पेशेंट विथ कॉग्नेटिव डिसऑर्डर। मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है आपका, मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है, और उस पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है, क्या करना है, पेन का असेसमेंट करना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ, पेशेंट विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट विथ पेशेंट विथ मेंटल हेल्थ, पेशेंट विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की कोई, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उस पेशेंट के अंदर हमें पेन का असेसमेंट है वो कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और उस पेशेंट के अंदर हम जब भी असेस कर रहे हैं, पेन को असेस कर रहे जा रहे हैं किसी मेंटली इल पेशेंट के अंदर, तो हमें क्या करना है, नॉन वर्बल इंडिकेटर्स ऑफ द पेन, नॉन वर्बल इंडिकेटर्स ऑफ पेन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये क्या है कि एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ये बता रही है, यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि नॉन वर्बल इंडिकेटर्स ऑफ पेन कौन कौन से होते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है। दूसरा एमसीक्यू ये आ सकता है आपके पास, ठीक है, दूसरा एमसीक्यू ये आ सकता है आपके पास कि नॉन वर्बल इंडिकेटर ऑफ पेन आर हेल्पफुल इन विच टाइप ऑफ पेशेंट इन असेसमेंट ऑफ पेन। की किस तरह सॉरी कि किस तरह के पेशेंट के अंदर ये सॉरी कि ये जो नॉन वर्बल इंडिकेटर्स ऑफ पेन है वो किस तरह के पेशेंट के साथ, किस तरह के पेशेंट के अंदर पेन का असेसमेंट करने में हेल्प कर रही है, वो सारा बताया गया है, ठीक है। तो उसमें पहला है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है कि पेशेंट है वो कर्राता रहेगा, ठीक है। कराने का मतलब जैसे आप सब समझते हैं कि कराना कैसा हो सॉरी कराना कैसा होता है वो सब आप समझ रहे हैं। कराता रहेगा। रिजिड पोस्चर, रिजिड पोस्चर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि जो पेशेंट है, मान लीजिए किसी पेशेंट के हाथ में दिक्कत है, शोल्डर में पेन है, और उसको
वो ऐसे हाथ रख रहा है, वो ऐसे शोल्डर को अपनी बॉडी से चिपका के रखता है, ताकि क्या हो, उसका शोल्डर है वो बॉडी के साथ मूव करता रहेगा तो उसको पेन नहीं होगा। लेकिन अगर वो अलग से उस हाथ के साथ उसको मूव करवाएगा तो उसको क्या होगा, पेन होगा। तो वो क्या करेगा, रिजिड पोस्चर, इस हाथ को वो यूं ही रखेगा, रिजिड पोस्चर मतलब वो एक पर्टिकुलर मेंटेन ए पर्टिकुलर पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसमें क्या करता है पेशेंट, क्या करता है पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन, जिस भी एक्सट्रीमिटी में जहाँ पर भी पेन है वहाँ पर वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लेता है और वो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन रखता है। हो सकता है कि आपका पेशेंट रोने लग जाए, पेन की वजह से रो भी सकता है। ठीक है, उस दूसरा सबसे अच्छा इंडिकेटर, मान लीजिए आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसमें भी अगर पेन होगा तो डेफिनेटली वाइटल साइन के अंदर चेंजेस आएंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हाईलाइट करके याद करके रखिएगा कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर पेन होगा तो पेन की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टेकीकार्डिया हो जाएगा, पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रेट है वो भी क्या हो जाती है पेशेंट के अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबको ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो मेंटली इल पेशेंट है उससे जब भी आप पेन की बात करने जा रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको इरिटेबिलिटी शो करेगा। ठीक है, वो आपसे बात नहीं करेगा ढंग से। ठीक है, हो सकता है वो आपसे काफ़ी चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, उस वजह से वो क्या करें, ढंग से बात नहीं करेगा। नोजिया हो सकता है आपके पेशेंट को, डायफोरोसिस, रेस्टलेसनेस। ठीक है, रेस्टलेसनेस डायफोरोसिस का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। ठीक है, ग्राइमेसिंग, ग्राइमेसिंग का मतलब है डिफरेंट टाइप के मुंह बनाना। ठीक है, पेशेंट है वो डिफरेंट टाइप के मुंह बनाने लग जाता है। ठीक है, इनएबिलिटी टू स्लीप, और आपका पर्टिकुलर जो पेशेंट है, जो मेंटली इल पेशेंट है, वो क्या नहीं कर पाएगा, ढंग से सो नहीं पाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस के ऊपर जो भी वीडियोज़ है वो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ आपके ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स, एंटायर नर्सिंग कोर्स, चाहे वो जीएनएम होगा चाहे वो बीएससी नर्सिंग होगा, उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ अपने ऐसे दोस्तों के साथ, अपने ऐसे कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इन वीडियोज़ के थ्रू हेल्प मिल सकती हो। तो ये है, अभी हमने जो देखा है वो क्या देखा है, वो हमने देखा है अभी कि ये क्या है, ये है नॉन वर्बल इंडिकेटर्स ऑफ पेन, कि कैसे पता लगे कि पेशेंट के अंदर पेन हो रहा है। तो पेशेंट कर्रा सकता है, पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है, पेशेंट का पल्स रेट बढ़ सकती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकती है, पेशेंट है वो एक पर्टिकुलर रिजिड पोस्चर बना करके रखेगा, नोजिया हो सकता है, डायपोरोसिस हो सकता है, पेशेंट को नींद नहीं आती है। ये नींद नहीं आने वाला तो ओल्डर एज में भी था, ओल्डर एज पेशेंट उनमें भी ये होता है। ठीक है, तो ये सारे हैं वो इंडिकेटर्स हैं या नॉन वर्बल इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक मेंटली इल पेशेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेन का असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जब भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम किसी पेशेंट के अंदर पेन का असेसमेंट कर रहे हैं, जब भी हम एज ए नर्सिंग ऑफिसर पेन का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एज ए एमसीक्यू आएगा ये एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी हम किसी पेशेंट के अंदर पेन का असेसमेंट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द असेसमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर और एज ए नर्स हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें असेसमेंट करते समय, ठीक है, उस समय हमें पेशेंट की कल्चरल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको इंक्लूड करके रखना, उनको हमेशा कंसीडर करना है, ऑलवेज कंसीडर दैट। ठीक है, ये हमें हमेशा कंसीडर करके रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट एमसीक्यू क्यों आ सकता है कि आपको सवाल दे सकता है कि एक फलाने रिलीजन का कोई पेशेंट है, मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जो भी रिलीजन का पेशेंट है, वो पेशेंट पेन आया है पेन की कंप्लेन लेकर के, तो हमें क्या एज ए कल्चरल बिलीव्स हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे। तो जो भी पर्टिकुलर कल्चरल बिलीव्स आपको ऑप्शन में दी हुई हो और वो अगर उस रिलीजन को, उस पेशेंट की स्पिरिचुअल बिलीव्स को, पेशेंट के कल्चरल बिलीव्स को अगर फॉलो करती नहीं है तो हमें क्या करना है, उनको हमें इंक्लूड करके रखना है। ये वो सारे क्वेश्चन है, ये इस पे वो सारे क्वेश्चन बनते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन, इनके अंदर आप कोई भी आंसर लिखोगे वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सबसे अच्छा आंसर होगा वही यहाँ पे सही आंसर
होगा। तो यहाँ पर हमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर जब भी हम ड्यूटी कर रहे हैं उस समय हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें क्या करना है, पेशेंट का अच्छे से असेसमेंट करना और पेन का असेसमेंट अच्छे से पेन का असेसमेंट करना है। पेन का असेसमेंट करते करते पेन का असेसमेंट करने के साथ साथ हमें क्या करना है, पेशेंट की कल्चरल बिलीव्स, रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीव्स को हमें क्या करना है, मैनेजमेंट में भी इंक्लूड करना है। साथ के साथ असेसमेंट कर रहे हैं तब भी हमें उसको इंक्लूड करना है ताकि हम पेशेंट को रिलीजियस, स्पिरिचुअल और कल्चरल हार्म ना करें। आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है।